सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के भविष्यों। 10th स्टैंडर्ड आज डिस्कस करने जा रहे हैं हम एक्सक्रीशन के बारे में। लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, ठीक है, इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो एक्सक्रीशन मैं बता दूं, बेसिकली एक्सक्रीशन इज व्हाट? रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। क्या है? रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। रिमूवल ऑफ harmful metabolic wastes from body, ये है हमारा एक्सक्रीशन बेसिकली, ठीक है, जिसमें बेसिकली हम नाइट्रोजेनस वेस्ट की बात करते हैं। किसकी? नाइट्रोजेनस वेस्ट, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट, ठीक है। अच्छा, एक और प्रोसेस होता है जिसमें हम ना अपनी बॉडी से वेस्ट का रिमूवल करते हैं, याद हो तो इजेशन, राइट। न्यूट्रिशन के प्रोसेस में हमने देखा था 5 स्टेप्स देखे, तो उसमें एक लास्ट स्टेप था इजेशन। उसमें क्या था? जो आपने फूड इंटेक किया उस फूड का जो वेस्ट लास्ट में बचता है उसको हम बॉडी से रिमूव करते हैं, दैट इज इजेशन। ये एक्सक्रीशन की हम बात करेंगे यहाँ पर। एक्सक्रीशन बेसिकली डील्स विद नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। तो ये नॉर्मली जो वेस्ट होता है ना, ये वाटर में डिजोल्व फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इनको जब हम बॉडी से बाहर निकालते हैं, बेसिकली लिक्विड वेस्ट जब हम बॉडी से बाहर निकालते हैं, दैट इज आपका एक्सक्रीशन। जो यूरिनेशन करते हैं हम, ठीक है, दैट इज एक्सक्रीशन। क्लियर है? तो इजेशन वाला और एक्सक्रीशन वाला मिक्स नहीं करना, ठीक है, थोड़ा दोनों में फर्क है। क्लियर है तो दोनों वेस्ट ही निकालते हैं, बट ये लिक्विड फॉर्म में निकालते हैं, ठीक है, और इजेशन में हमारा सॉलिड सेमी सॉलिड फॉर्म में थोड़ा सा वेस्ट निकलता है, ठीक है। ओके, अब हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की। यह है हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर। इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं? मेरा मार्कर कहां चला गया? मेरा मार्कर इधर है जेब में। तो ये जो दो दिख रहे हैं आपको बीन शेप के स्ट्रक्चर, देखा है ना आपने? बीन्स के बीज कुछ ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा किडनी। क्या है ये? हमारा किडनी। 2 किडनी है हमारी, पेयर्स ऑफ किडनी होती है, 2 किडनी होती है, ठीक है। अगर मैं ऐसे खड़े रह के ऑब्जर्व करूं, ठीक है, आप देखो तो ये वाला मेरा लेफ्ट है, ये लेफ्ट किडनी, ये राइट किडनी। क्लियर है? ये कौन सी है? हमारी लेफ्ट किडनी है, ये राइट किडनी। अब ऑब्जर्व करो अगर, तो ये एक ऊपर बनाया हुआ है और एक थोड़ा सा नीचे बनाया हुआ है। ये जानबूझ के बनाया हुआ है, गलती से नहीं बना हुआ है, ठीक है। ये राइट साइड की जो किडनी है हमारी, ठीक है, राइट साइड में पड़ती है। इसके थोड़ा सा ऊपर ना लिवर होता है, ठीक है। तो लिवर की गैप की वजह से ये थोड़ा सा नीचे है, लेफ्ट साइड वाली किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है। क्लियर है? अच्छा, और ये लोकेटेड कहाँ होते हैं? हमारे एब्डोमेन कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी मतलब हमारा ये कैविटी जो पेट वेट जिसमें स्टमक वगैरह लिवर वगैरह सब आ जाता है, ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी कहलाता है। इसमें भी पीछे की तरफ हमारे बैकबोन्स के बगल में, सामने की तरफ इधर पेट के बगल में किडनीज नहीं होती हैं, ठीक है, पीछे की तरफ होती हैं आपके, ठीक है, बैकबोन्स के बगल में, ठीक है। तो ये हमारी 2 किडनीज, ठीक है। अच्छा, किडनीज के साथ साथ कनेक्टेड हैं, आपको दिख रहे होंगे ये 2 स्ट्रक्चर, ठीक है। ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसे 2 हाथ और 2 पैर ऐसे फैला के खड़ा हो, कोई नहीं लग रहा। ये आगे वाला बंदा रेड कपड़ा पहन के खड़ा है, ये पीछे वाला बंदा ब्लू कपड़ा पहन के खड़ा है, राइट। दोनों डांस कर रहे हैं, ऐसा समझो कि ऐसे धक्का मार रहे हैं दोनों किडनीज को, ठीक है। 2 हाथ ऐसे और दोनों पैर भी ऐसे इन्होंने फैला के रखे हुए हैं, रेड वाले का देख रहे हो और ब्लू वाले का। और रेड और ब्लू से आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। रेड वाला नॉर्मली हम ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने वाली चीज दिखाते हैं, यानी कि ये हमारा जो मेन वाला है ये हमारा एओर्टा है। क्या है? एओर्टा। याद हो तो हार्ट में से एओर्टा निकलता है, मेन आर्टरी है जो कि ब्लड हर जगह पहुंचाती है, राइट। अच्छा, ये जो 2 हैं ये है हमारी रेनल आर्टरीज। क्या है? हमारी रीनल आर्टरीज। रीनल मतलब क्या? तो रीनल मतलब रिलेटेड टू किडनीज। जैसे कि हमने ना लंग्स के बारे में पढ़ा था, राइट। लंग्स में हमने पढ़ा था कि कुछ आर्टरीज होती हैं जो हार्ट से ब्लड लेके लंग्स में पहुंचती हैं, राइट। तो जो लंग से कनेक्टेड आर्टरीज होती हैं उनको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज, राइट। और जो लंग से कनेक्टेड वेन्स होती हैं उनको हम पल्मोनरी वेन्स कहते हैं। क्लियर है? ऐसा पढ़ा था हमने। तो लंग्स से रिलेटेड के लिए नाम दिया गया है पल्मोनरी, वैसे ही किडनी से रिलेटेड नाम दिया गया है रीनल। मतलब अगर कोई आर्टरी किडनी में आ रही है तो दैट इज रीनल आर्टरी, और अगर कोई वेन किडनी से निकल के जा रही है तो दैट इज रीनल वेन। क्लियर है? तो किडनी से रिलेटेड आर्टरी का नाम है रीनल आर्टरी और किडनी से रिलेटेड वेन का नाम है रीनल वेन। अच्छा, तो ये आप एओर्टा देख लिया आपने, एओर्टा के आर्टरीज मतलब कैसे एंटर हो रही है इसके अंदर। अच्छा,
तो ये तो आर्टरीज की बात हो गई। अब आर्टरीज से अंदर ब्लड वगैरह सर्कुलेट हुआ होगा, उसका जो ब्लड सर्कुलेट होके सारा काम काज करने का निकलेगा, ठीक है, वो निकल के कहाँ जाएगा, वेन्स में। तो इनका नाम है, देखो इनका नाम क्या है, रीनल वेन्स। क्या है ये, रीनल वेन्स। अच्छा, अब ये रीनल वेन्स है, ये कंबाइन होकर एक बड़ी वेन बनाती हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, वेना केवा। याद है, ठीक है, ये मेन वेन्स होती हैं जो ब्लड लेकर हार्ट में पहुंचती हैं। इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा आपने देखा था, राइट। तो वेना केवा क्या है, इन वेन्स का कनेक्शन। तो ये जो वेन्स निकली हैं, ये वेन्स कंबाइन होकर वेना केवा बनाएंगे और फिर वो वेना केवा वापस ब्लड लेके हार्ट तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इतना क्लियर है आपको। अच्छा, अब देखो ये जो किडनीज हैं, ठीक है, किडनीज में जो ब्लड एंटर हुआ, वो ब्लड क्यों एंटर हुआ, ठीक है, ब्लड के अंदर जो हार्मफुल वेस्ट थे, उस हार्मफुल वेस्ट को ब्लड में से निकालना था, ठीक है। तो वो हार्मफुल वेस्ट निकालने का काम कौन करता है, किडनीज करते हैं, ठीक है। अच्छा, किडनीज का बेसिकली जो प्रोसेस है, इसका नाम क्या है, ये करती है क्या, फिल्ट्रेशन। क्या करती है ये, फिल्ट्रेशन, ठीक है, किडनी करती है फिल्ट्रेशन का काम। यहां ब्लड फिल्टर होता है। लंग्स में भी आपने देखा था ब्लड फिल्टर होता है, प्लस लंग्स में ना सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज होता है, राइट। सिर्फ जो CO2 है उसके अंदर ब्लड में से वो निकल जाता है, ठीक है। तो देखा जाए तो बेसिकली एक तरह से हमारे जो लंग्स हैं वो भी ब्लड को फिल्टर करते हैं, किडनीज भी ब्लड को फिल्टर करती हैं, मगर मेन रोल इनका है फिल्ट्रेशन। वो तो सिर्फ CO2 रिलीज कर देता है लंग, राइट, लेकिन किडनीज जो हार्मफुल डेंजरस और भी वेस्ट हैं, ठीक है, इनको भी निकालने का काम करते हैं। किडनीज का और भी काम है, किडनीज का और भी काम है, बट मेन काम अभी हम जो अपने हिसाब से पढ़ेंगे 10th के हिसाब से, दैट इज फिल्ट्रेशन। क्लियर है। अच्छा, अब जो भी फिल्ट्रेशन हुआ, ठीक है, जो भी अंदर ब्लड आया था उसके अंदर से जो हार्मफुल वेस्ट निकालना था वो निकाल लिया वाटर के साथ डिसॉल्व फॉर्म में। फिर वो क्या करेगा पता है, वो इस रास्ते से निकलेगा, ये रास्ते से। इसको नाम दिया गया है क्या, ये क्या कहलाता है हमारा, यूरेटर। क्या है ये, यूरेटर। ये ट्यूब्स हैं, पाइप्स हैं छोटे छोटे, ठीक है, दोनों किडनीज में से ऐसे यूरेटर्स निकलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जो यूरिन है आपका वो यूरेटर के थ्रू निकलते हुए कहाँ जाएगा, फिर इस जगह पर, ठीक है। ये एक मस्कुलर बैग है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। क्या है ये, यूरिनरी ब्लैडर। क्या होगा, यहां से थोड़ा थोड़ा यूरिन बन के ना यहाँ पर भरता रहेगा, भरता रहेगा, भरता रहेगा, ठीक है। तो जब धीरे धीरे यूरिन पूरी तरह से इस ब्लैडर में भर जाएगा, ये ब्लैडर जब फुल हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ प्रेशर बनेगा, राइट। फिर लोगों को ऐसा यूरिन करने का फील होता है कि अब यूरिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज होती है, ठीक है। तो दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अच्छा, फिर वो यूरिन बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये मसल्स का बना हुआ है और इसको ना हम कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार लोग ना इसलिए यूरिन को रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये मसलकुलर है और ये मसल्स के थ्रू ही कंट्रोल होता है, और जब हम थोड़े टाइम के बाद चाहें तो उसको फिर रिलीज कर सकते हैं। अगर भाई ये मस्कुलर, अगर मसल से कंट्रोल होने वाला नहीं होता ना, तो फिर समझ सकते हो बहुत बुरी हालत हो जाती। तो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्लियर है। तो हमारा ह्यूमंस का एक्सक्रीटरी सिस्टम कुछ इस तरह से वर्क करता है। क्लियर है। यहाँ किडनी में यूरिन बनेगा, वो यूरिन यहाँ यूरेटर्स के थ्रू पास होकर यूरिनरी ब्लैडर में आएगा। यूरिनरी ब्लैडर जब फील हो जाएगा, ठीक है, तो प्रेशर बनेगा और हमको यूरिन करने का अर्ज होगा, मतलब हम फील करेंगे कि यूरिन करना है। फिर वो यूरेथ्रा, ठीक है। अच्छा, ये रह गया कि यहाँ फिर फाइनली जिसके थ्रू यूरिन डिस्चार्ज हो जाता है बाहर बॉडी से, दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं। बराबर है। किडनी से आया यूरिन, भरा यूरिनरी ब्लैडर में, फिर प्रेशर बना, फिर ये यूरेथ्रा के थ्रू बाहर हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट किडनी एंड वर्किंग, राइट। अब बात करते हैं अपन इसकी, ये क्या है, ये बड़ा कुछ नागिन वागिन बहुत सारी दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। ये एक्चुअली है क्या, नेफ्रॉन है। क्या है, नेफ्रॉन। देखो ये दोनों डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें ना आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए दिया जा सकता है, खाली ड्रॉ करने के लिए, ड्रॉ के साथ लेबलिंग करने के लिए भी दिया सकता है, या फिर आपको डायग्राम बना हुआ आएगा और यहां पर ना ऐसे नंबरिंग कर दी जाएगी। इसको 3 नंबर दे देंगे, इसको 1 नंबर दे देंगे, इसको 2 नंबर दे देंगे, पूछेंगे ये क्या है और इनका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो डायग्राम बना हुआ आएगा, खाली ऐसे नंबरिंग की होगी, या ABC कुछ भी लिखा होगा, या बॉक्स बना दिया जाएगा, बोलेंगे बताओ कि भाई यहाँ पर क्या आएगा, इसका नाम क्या है और उसका फंक्शनिंग क्या है। तो आपको नाम और फंक्शनिंग बताना रहेगा, राइट। तो इसको डिटेल में डायग्राम के साथ और वर्किंग के साथ क्लियरली समझना जरूरी है, राइट। तो इसके साथ साथ अब आते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये ना इसके अंदर होता है, किडनी के अंदर। कहाँ होता है, किडनी के अंदर। अच्छा, अब एक किडनी में, ठीक है, एक किडनी में लगभग 10 से 12 लाख नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एक किडनी में। ये एक किडनी में
तो ऐसी दूसरी किडनी में भी 10 से 12 लाख, मतलब आपकी बॉडी में अगर देखा जाए तो 20 से 24 लाख इतने नेफ्रॉन प्रेजेंट हैं। तो सोचो कितने छोटे होंगे, हमारी किडनी खुद इतनी इतनी छोटी छोटी होती है, उनके अंदर ये 10-10 12-12 लाख अमाउंट में प्रेजेंट हैं, तो ऑफकोर्स बहुत छोटे होंगे, राइट। ये नेफ्रॉन को बेसिकली कहा जाता है बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन किडनी। देखा जाए तो किडनी में ना मेन फिल्ट्रेशन का काम तो यही लोग करते हैं। किडनी ना और भी बहुत से काम करती है, ठीक है। हम अभी हमारे 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से हम जितना है उतना पढ़ रहे हैं, राइट। अब आगे जाओगे अगर बायोलॉजी परस्यू करते हो तो आप और भी कुछ जानोगे, किडनी के और भी बहुत से फंक्शंस हैं, ठीक है। हार्मोन्स वगैरह ही बनाते हैं और वगैरह वगैरह, राइट। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं, जो फिल्ट्रेशन का काम देखा जा रहा है, किडनी में फिल्ट्रेशन का सारा कामकाज कौन देखता है, ये चीजें देखती हैं, कौन, नेफ्रॉन। तो इससे किडनी में ना ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ये सारे नेफ्रॉन एक ही काम करते हैं, क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। तो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट, या अगर आपको पूछा जाए बेसिक एक्सक्रीटरी यूनिट, ठीक है, तो वो क्या है, हमारा नेफ्रॉन है। क्लियर है, अच्छा, बेसिक यही है, ठीक है। फिर ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स हमारी किडनी में बने हुए हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ऑर्गन की बात की जाए तो ऑर्गन तो किडनी है, राइट, लेकिन जो यूनिट्स हैं, छोटे छोटे यूनिट्स हैं, वो कौन है, हमारे नेफ्रॉन्स हैं। क्लियर है, अच्छा। अब ये नेफ्रॉन कैसे वर्क करते हैं देखो, तो नेफ्रॉन का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनाया हुआ है मैंने, ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाना है, ठीक है। दोनों चीजों में बताऊंगा कि कैसे इजीली बना सकते हैं हम। तो फिलहाल अभी जो मैंने डायग्राम बनाया है मैं उसी के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, ये एक जो दिया हुआ है एंटर करती हुई चीज, ये है हमारा ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी, ठीक है। ये है हमारा रेनल आर्टरी। रीनल आर्टरी क्या करेगा आपको पता ही है, ये क्या लाया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया है, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया है बाकी पार्ट से, और उसके साथ साथ कुछ उसमें वेस्ट भी है, ठीक है। अच्छा, ये रीनल आर्टरी कहां एंटर होता है पता है, बोमेंस कैप्सूल में। कहां एंटर होता है, बोमेंस कैप्सूल। इसको हमने नाम दिया है क्या, बोमेंस कैप्सूल। कटोरे जैसा होता है, ठीक है, कटोरे जैसा है ये बोमेंस कैप्सूल। अब इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर ना, यहां पर ना बहुत सारे ऐसे कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, ठीक है। बहुत सारी कैपिलरीज ऐसे लपटी हुई, बहुत सारी कैपिलरीज वहां प्रेजेंट है, पूरा क्लस्टर है कैपिलरीज का। इसे हम कहते हैं क्या, ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। क्लियर है, एल है ये, ग्लोमेरुलस। क्लियर है। तो बोमेंस कैप्सूल के अंदर कैपिलरीज का बहुत बड़ा क्लस्टर है, दैट इज नोन एज ग्लोमेरुलस, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या, ठीक है, जब यहां से ब्लड यहां एंटर होगा ग्लोमेरुलस में, ठीक है, तो यहां ब्लड में से ना सब चीजें फिल्टर हो जाएंगी, ठीक है। खाली ब्लड इधर से फिर ये ब्लड निकल जाएगा, बाकी सारी चीजें जो है ना उसके अंदर कुछ जो वेस्ट वगैरह है, ठीक है, जो भी आपका यूरिया है, ठीक है, यूरिन में बेसिकली जो मेन कंपोनेंट होता है ना यूरिन के अंदर, दैट इज यूरिया, ठीक है। वो वेस्ट वो बॉडी से निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बॉडी में रहेगा तो वो बॉडी को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाएगा। ये सब टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, इसीलिए उनको बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। टॉक्सिक समझते हो ना, जहरीली सब चीजें हैं, ठीक है। तो वो चीजों चाहे मतलब शरीर को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए उनको बाहर करना पड़ता है। तो वो चीज यहां से फिल्टर होके यहां अंदर एंटर हो जाएगी। कहां एंटर हो जाएगी, इस सेक्शन में, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नाम ही है इसका, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये जो प्रोसेस है, यहां जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को कहा जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अच्छा, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नाम क्यों है, यहां ना ब्लड के अंदर सब कुछ निचोड़ लेता है ये, ठीक है, खाली ब्लड निकलता है यहां से बचा कुचा, और जो भी तुम्हारा आगे की चीजें, ठीक है। तो जो भी मेन चीजें यहां से इसने निकाल ली, अब ना कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस के साथ ना उसने कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस भी खींच लिए। किसने, ये बोमेंस कैप्सूल में जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ ना, तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट तो अंदर आया ही इसके अंदर, साथ ही साथ कुछ काम के सब्सटेंसेस भी आ गए, ठीक है। जैसे कि वो काम के सब्सटेंसेस क्या है, वाटर, कुछ सॉल्ट्स, अमीनो एसिड्स, ठीक है, ये सारे सब्सटेंसेस काम के थे, ठीक है, जो कि बॉडी से बाहर जाएंगे तो ठीक नहीं है, ठीक है, इनको बॉडी में रख लेना चाहिए हमको, ठीक है, लेकिन वो फिर भी यहां से अंदर एंटर हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो सब्सटेंसेस यहां आए हैं, ठीक है, इनको हमको फिर वापस से ब्लड के अंदर भरना पड़ेगा, राइट। अच्छा, तो वो कैसे होगा देखेंगे। तो पहले आपको बोमेंस कैप्सूल क्लियर हो गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद जो भी सब्सटेंसेस हैं वो इस पूरे रास्ते से पास होते हुए जाएंगे,
ठीक है, इस पूरे रास्ते से पास होके जाएंगे। ये जो यू सेक्शन बना हुआ है आपका यू शेप में, ठीक है, इसको ना हेनलेज लूप कहा जाता है। क्या कहते हैं हम इसे? हेनलेज लूप। ठीक है, यहां क्या होता है देखो, आप देख रहे हो इसके अगल बगल ना, ये देख रहे हो ये लपटाया हुआ है, ये क्या है हमारा, ये आर्टरी है हमारी, रीनल आर्टरी है, ठीक है। और ये फिर रीनल आर्टरी फिर फर्दर जाके क्या बन रही है देखो, यहां फिर समझ में आता होगा तुमको, बहुत सारे कैपिलरीज ऐसी होती है, आर्टरीज आती है, फर्दर डिवाइड होकर कैपिलरीज बनाती हैं, फिर वो कैपिलरीज कंबाइन होकर आगे जाके फिर वेन्स बना लेती हैं। ये वैसा ही है, आर्टरीज या फिर कंबाइन होकर आगे जाके वेन्स बना लेती हैं। ठीक है, अच्छा अब ये सारे ना इसके ऊपर लपटाए हुए हैं, है ना, इस पे लिपटे हुए हैं सब कुछ। अच्छा तो होगा क्या कि जो यूजफुल सब्सटेंसेस थे ना हमके, वाटर, सॉल्ट्स, एमिनो एसिड्स वगैरह जो भी थे हमारे, वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारी आर्टरीज और कैपिलरीज वगैरह जो प्रेजेंट है ना इस लूप के अगल बगल, ये सब उसमें से यूजफुल सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर लेंगी, बराबर है, खाली वेस्ट छोड़ देंगी, अच्छे अच्छे जो काम की चीजें उनको वो एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो ये जो प्रोसेस होता है यहाँ पर, ठीक है, ये जो पहला प्रोसेस यहाँ पर देखा हमने, उसको क्या नाम दिया हमने? अल्ट्राफिल्ट्रेशन। और यहाँ जो प्रोसेस होता है ये होता है रीएब्जॉर्प्शन। क्या है ये? रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, समझ रहे हो? रीएब्जॉर्प्शन, एक्चुअली इसको सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्यों सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या कि सिलेक्टेड चीजें ही एब्जॉर्ब हो रही है ना, सारी चीजें रीअब्जॉर्ब नहीं हो रही है, हार्मफुल सब्सटेंसेस छोड़ दिया ब्लड ने। ठीक है, वो सिर्फ काम की चीजें जो थी ये सब चीजें ही एब्जॉर्ब की, इसलिए सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो चलो सिलेक्टिव भी लिख ही देते हैं अपन। क्लियर है? अच्छा, अब सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन तो हो जाएगा पूरा ये लूप के थ्रू। ठीक है, अब उसमें क्या बचा है? वेस्ट बचा है। अच्छा, इसके साथ साथ वाटर का भी ना कुछ अलग झोलझाल होता है इधर। क्या झोलझाल होता है? देखो, वाटर ना जरूरत के हिसाब से ही एब्जॉर्ब होता है, ऐसा नहीं कि उसमें सारा वाटर आ गया, नहीं। अगर आपकी बॉडी में ज्यादा पानी प्रेजेंट है, आपकी बॉडी में अगर पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ज्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है, तो ये यहां से ज्यादा पानी जाने देगा। ठीक है, ज्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा, यहाँ पर बहुत कम पानी ही एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, और अगर बॉडी के अंदर पानी की कमी है, जैसे गर्मी का सीजन, आपको बहुत पसीना हो रहा है या कुछ वर्कआउट कर रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो, तो पसीना हो रहा है, बॉडी में से पानी की कमी हो रही है, तो उस केस में ये क्या करेगा पता है? इस सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, यूरिन में बहुत कम पानी जाएगा। तो आपने नोटिस किया होगा गर्मियों में ना यूरिन कम होती लगती है आपको। ठीक है, ठंडी में ज्यादा यूरिनेट करते हो आप। ठीक है, तो टॉयलेट हम बार बार जाते हैं ठंडियों में या ठंडा मौसम होता है, तो क्यों? क्योंकि बॉडी में ना पानी, पसीना वसीना हो नहीं रहा है, तो बॉडी में पानी की उतनी ज्यादा जरूरत है नहीं, नॉर्मल जो पानी चाहिए उतना पानी प्रेजेंट है, तो जो एक्स्ट्रा वाटर होता है ना वो आपका यूरिन के फॉर्म में निकल जाता है, वो यूरिन उनके चला जाता है। ठीक है, यूरिन में ही चला जाता है। लेकिन अगर गर्मी है, पसीना ज्यादा हो रहा है, तो पानी की कमी है बॉडी में, तो इस सेक्शन में ना ज्यादा पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, बहुत कम पानी ही यूरिन बनेगा। समझ में आया? तो वो क्लियर हो गया। अब जो यूरिन था यहां से निकल के फिर कहां पहुंचेगा? फाइनली इस एक डक्ट में, जिसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। क्या है ये? कलेक्टिंग डक्ट। ये एक मेन डक्ट है, मतलब एक मेन ट्यूब है, जहां पर सारे नेफ्रॉन्स अपना यूरिन यहां पर भरेंगे। मतलब बताया ना, ऐसे बहुत सारे मतलब नेफ्रॉन्स होते हैं, सारे नेफ्रॉन्स थोड़ा थोड़ा, बहुत थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। और देखो यहाँ पे कनेक्शन दिया है अलग अलग। ठीक है, एक नेफ्रॉन का यूरिन, एक नेफ्रॉन का यूरिन, एक नेफ्रॉन का यूरिन, एक नेफ्रॉन का यूरिन, ऐसे अलग अलग नेफ्रॉन्स का सबका यूरिन इस डक्ट में भरेगा, ये मेन डक्ट में पूरा भर जाएगा। राइट, अब वो मेन डक्ट जो होगी ना, वो आपको देखो यहाँ पर कनेक्टेड होगी किससे? आपके यूरेटर से। ठीक है, वो मेन डक्ट कहाँ कनेक्टेड होगी? यूरेटर से। तो उस डक्ट के बाद वो डायरेक्टली यूरेटर से एंटर होता हुआ फिर यहाँ पर पहुंच जाएगा, और आगे का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है? पक्का? नेफ्रॉन का फंक्शनिंग क्लियर हो गया आपको? ठीक है, नेफ्रॉन में क्या है? मेन पहले स्टार्ट होता है कहां से? बोमेंस कैप्सूल से। ठीक है, बोमेंस कैप्सूल में क्या होता है? ब्लड जो आता है उसका अल्ट्राफिल्ट्रेशन हो जाता है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन की वजह से क्या होता है कि हार्मफुल सब्सटेंसेस और साथ साथ कुछ कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस भी इस ट्यूब में एंटर हो जाते हैं, आपके नेफ्रॉन में एंटर हो जाते हैं। ठीक है, यहां एंटर होने के बाद क्या होता है कि वो फर्दर पास होते हैं कहां? हेनलीज लूप से। तो हेनलीज लूप के पास पूरा नेटवर्क बना हुआ है। ठीक है, कैपिलरीज का, ये पूरा आपके आर्टरीज और वेन्स का पूरा का एक नेटवर्क बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो भी वाटर का अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट जो भी है हमारे, उस हिसाब से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, यूजफुल सब्सटेंसेस, सॉल्ट्स वगैरह है, अमीनो एसिड्स वगैरह, इनका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। जो वेस्ट बचा वो आगे चला जाता है, और वो फिर से जो वेस्ट है हमारा पानी के साथ डिजॉल्व फॉर्म में कहां पहुंच जाता है? मेन डक्ट में, यानी कि कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, फिर ये कलेक्टिंग डक्ट फाइनली कहां कनेक्टेड होता है? अपने यूरेटर से। ठीक है, यूरेटर से कहां पहुंचेगा? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर फील हो जाएगा, प्रेशर होगा, फिर फील आएगा कि मतलब अब यूरिनेट करना है, तो फिर वो यूरेथ्रा के थ्रू उसे बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। सो दिस इज एंटायर एक्सक्रीशन, क्या बोलूं मैं इसे? प्रोसेस।
ठीक है। तो पूरा एक्सक्रीशन का प्रोसेस हमारा ये हो गया, लाइफ प्रोसेसेस का एक प्रोसेस बचा हुआ था एक्सक्रीशन, ये यहां पर क्लियर हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं, क्या मैंने बोला था आपको कि डायग्राम कैसे बनाएंगे, ठीक है, डायग्राम का प्रॉब्लम आ रहा था। तो ये डायग्राम तो बहुत ही ईजी है यार, देखो मैं ना रफ में ही बनाऊंगा, बहुत जल्दी जल्दी बनाऊंगा। आपको किडनी बनानी है, सॉरी, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर से, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बताया था मैंने ऐसे, ठीक है, ये एक आदमी, ठीक है, दोनों हाथ उसके दोनों पैर, फिर ऐसे एक दूसरा आदमी आएगा भाई, चाहो तो इसको ऐसे ये नीचे से बनाओ ऐसे, ठीक है, उसके पैर ऐसे पीछे की तरफ छुपे हुए थोड़े से दिख रहे हैं ऐसे, समझ में आया क्या कर रहा हूँ? ये वाला पहले बना दिया था, फिर पीछे वाले में क्या खाली एक ही लाइन बनाया था, मतलब इसका एक लाइन पीछे छुप गया था, समझो, क्लियर है? अच्छा, कोई भी एक ब्लू वाला कर दो आपने, कोई भी एक ब्लू वाला कर देते हैं अपन, और कोई एक रेड वाला करते हैं, दूसरा वाला, ठीक है। ये सारी चीज़ें बन गई आपकी, नाम हो जाएगा जो रेड वाला है, अच्छा सॉरी मैंने ब्लैक कर दिया यार, क्या यार मतलब कुछ भी, ये रेड वाला आपका आर्टरी, ये ब्लू वाला आपका वेन, ठीक है, ये वेना केवा, ये आर्टरी एओर्टा सॉरी, और यहाँ पर जो ये दो ब्रांचेस निकली हैं, रीनल आर्टरीज, रीनल वेन्स, ठीक है, ये हमारी किडनीज, और फिर उसके बाद क्या होता है, अच्छा हाँ, यहाँ से ट्यूब तो निकाला ही नहीं, ऐसे ट्यूब निकलेगा, यहाँ से भी ट्यूब निकलेगा, ये ट्यूब यहाँ आएगा कहाँ पर, हमारा एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर और ये आपका यूरेथ्रा, क्लियर है? तो बहुत आसान है इसका डायग्राम बनाना। अच्छा, अब जो डिफिकल्ट डायग्राम है उसकी बात करते हैं अपन, किसकी, ये नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन का डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो देखो बच्चों, सबसे पहले ना आपको वो हेनलेस लूप वाला बनाना, यू बनाना है, अब देखो जो मैंने डायग्राम बनाया ना वो भी एकदम टेक्स्ट बुक का डायग्राम नहीं बनाया है मैंने, टेक्स्ट बुक का डायग्राम एकदम बनाने जाओगे तो बनेगा भी नहीं, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अगर आप बहुत जीनियस हो तो अलग बात है भाई, आप पेंटर हो, बहुत अच्छी पेंटिंग कर लेते हो तो अलग बात है, और बहुत बारीक डिटेल्स आपको नोटिस करनी पड़ेंगी। अपना मेन फंक्शन क्या है पता है, हमसे ना एग्जाम में ना हमारी पेंटिंग स्किल्स का टेस्ट नहीं होने वाला है, हमारा टेस्ट ये होने वाला है कि हमको नॉलेज कितना है, हमको चीज़ें पता है कि नहीं पता है, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से डायग्राम बनाना है। तो आपके अगर सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं और आपने डायग्राम फिर भी सुंदर बनाया हुआ है, कुछ चीज़ें मिसिंग है, मतलब जो एकदम टेक्स्ट बुक जैसा, तो वो लोग भी नहीं ढूंढेंगे, ठीक है। तो जैसा बता रहा हूं इतना आप बना लोगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो ये यू बना लिया आपने, ठीक है। अच्छा, फिर ये इसको ना यूं कुछ भी करके ऐसा घुमा दो, ठीक है, और इसी को ऐसा फर्दर ऐसा एक कप शेप में ऐसा डिजाइन बना दो, यहाँ गोजा गाजी कर दो, ठीक है। यही आपका बोमेंस कैप्सूल होगा, ठीक है, और ये अंदर जो गोजा गाजा बनाया था आपने वो क्या है आपका ग्लोमेरुलस। अच्छा, फिर आपको आर्टरी बनानी होगी, ठीक है, वो रीनल आर्टरी का एक ब्रांच ऐसे, ठीक है, ऐसा घुमाओ और यहाँ से निकाल लो, ठीक है। अच्छा, अब ये जो रीनल आर्टरी आपने निकाली है, ठीक है, ये आर्टरी आपकी कहाँ जानी चाहिए पता है, सेकंड वाले पे, कहाँ जानी चाहिए, सेकंड वाले पे, इस पे ऐसे नागिन बना के लपेट दो, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें से ना ब्रांचेस निकाल लो छोटी छोटी, जहां से चाहो वहां से ब्रांचेस निकाल लो, फिर इन्हीं को फर्दर क्या करना है आगे ऐसे जोड़ जोड़ के। अच्छा, पहले इसको ऐसे रख देते हैं, एक और बनाते हैं अपन, एक और नागिन लपेटते हैं, वो डॉक्टरों का वो देखा है, डॉक्टरों का ऐसा सिंबल, ऐसा डंडी आती है उसके ऊपर ऐसा सांप लपटा हुआ रहता है ना, कुछ वैसा ही नहीं दिख रहा है। अच्छा, ठीक है, ये इस तरह से, तो यहाँ से भी एक नेटवर्क निकाल ही लो भाई, जो ये आपस में कैसे कनेक्ट हो जाएंगे, ऐसा कोई एग्जैक्ट वो बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक स्ट्रक्चर बन गया, राइट, ये आपके आर्टरीज, फिर ये फर्दर कैपिलरीज यहाँ जाके कंबाइन होकर वेन्स बना लेंगे, ठीक है। तो ये आपकी रीनल वेन ब्रांच, ये आपके रीनल आर्टरीज, क्लियर है। अच्छा, अब ये बचा था, इसको क्या करोगे,
इसको भी ऊपर ले जाओ, एक बार क्या करो पता है, ऐसा गोल लपेट दो यार, एक बार इसको ना कैसे यूं घुमा दो, तो थोड़ा अच्छा लगेगा सामने वाले को, मतलब यार बच्चे ने कुछ किया है अनोखा सा। फिर ये यूं यहाँ लाके और बस ये कलेक्टिंग डक्ट बना दो, हो गया आपका काम खत्म। कलेक्टिंग डक्ट है, इसमें इधर कुछ निकाल दो, इधर कुछ निकाल दो, इधर कुछ निकाल दो, मतलब ओपनिंग्स दे दो, ठीक है। ये मतलब दूसरे नेफ्रॉन्स के लिए कनेक्ट होने के लिए ये कलेक्टिंग डक्ट हो गया आपका। अच्छा, अब यहाँ से भी ना कुछ ऐसा निकाल दो, ये आर्टरीज का कनेक्शन एक्चुअली यहाँ पर भी गया हुआ है, जो आपका कन्वोल्यूटेड रीजन है आपका, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ आर्टरीज वगैरह ऐसे लपेट दो, ठीक है। इसमें कुछ भी गोंज कांच दोगे ना, कोई कुछ बोलने नहीं वाला आपको, ठीक है। तो ये आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर तैयार है, बराबर है, पक्का, सच्ची। अच्छा, ये पूरा है ना हमारा क्या है, कन्वोल्यूटेड रीजन है हमारा, ठीक है। इसमें बहुत सारा ऐसे बैंड फॉर्म में है, ठीक है। इसको बेसिकली हमारे टेक्स्ट बुक में क्या नाम दिया है, ट्यूबुलर पार्ट, ठीक है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये भी हमारा यहां पर जो है ट्यूबुलर पार्ट। टेक्स्ट बुक में जितना लेबलिंग है उतना ध्यान रखना है, क्लियर है? ओके, तो ये हो गया एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अब बात करते हैं अपन एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की। तो प्लांट्स के एक्सक्रीशन में देखो कुछ खास दिया नहीं है, बस यही बताया कि देखो प्लांट्स कैसे एक्सक्रीशन करते हैं। प्लांट्स एक्सक्रीशन करते हैं, इसको मिटा देते हैं अपन। एक तो देखो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है वो बाय प्रोडक्ट होता है, राइट, और वो वेस्ट होता है प्लांट के लिए, उस वक्त वो उसके लिए वेस्ट होता है। तो वो O2 जो है वो रिलीज हो जाता है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो वो भी एक तरह का वेस्ट है प्लांट का, ठीक है, वो प्लांट का वेस्ट ही है, क्लियर है? अच्छा, उसके अलावा क्या है, प्लांट्स रेजिन्स और गम्स, जो प्लांट्स में रेजिन्स और गम्स देखते हो ना आप, वो भी उसके एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं प्लांट के। वो उस फॉर्म में भी देखा होगा आपने, स्टेम्स वगैरह में से, ब्रांचेस वगैरह में से गम्स निकलते हैं उनके, ठीक है, प्लांट्स में कुछ में, तो वो सारे उनके एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, वो इस तरह से भी एक्सक्रीट करते हैं प्लांट्स। साथ साथ लीव्स, ठीक है, लीव्स के अंदर भी स्टोर्ड होता है एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। तो देखा होगा कई बार ना प्लांट्स अपना पत्ता खुद गिरा देते हैं, आपको तोड़ना नहीं पड़ता है, कई बार अपने आप ही पेड़ में से पत्ते गिरते हैं। तो वो क्या होता है ना कि जो भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं वो लीफ के अंदर स्टोर हो जाते हैं, और जब इनफ अमाउंट ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस भर जाता है ना लीफ में, तो फिर प्लांट उस लीफ को गिरा देता है, ठीक है। तो उस तरह से लीव्स के थ्रू भी एक्सक्रीशन प्लांट करता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कभी कभी सॉइल के अंदर भी एक्सक्रीशन करता है प्लांट, ठीक है। कुछ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस डायरेक्टली सॉइल में भी रिलीज कर देते हैं प्लांट्स। तो इस तरह से प्लांट्स का पूरा एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, क्लियर है? तो टेक्स्ट बुक में इतना छोटा सा पैराग्राफ दिया, उसमें यही सब चीजें बताई हुई है, ठीक है, कि O2 का वेस्ट है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान प्रोड्यूस होता है उसको भी रिलीज कर देता है वो एयर में, ठीक है। कुछ रेजिन्स और गम्स के फॉर्म में एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस हैं वो भी निकाल देता है, और कुछ सब्सटेंसेस लीफ में जमा होते हैं, लीफ जब पूरा फिलअप हो जाता है इस तरह के सब्सटेंसेस, लीफ को गिरा देता है वो, और सॉइल के अंदर भी कुछ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को रिलीज करते हैं प्लांट्स। तो इस तरह से प्लांट का एक्सक्रीटरी सिस्टम क्लियर हो गया, ह्यूमन का हमने देख लिया। तो आज कहानी को यहीं खत्म करेंगे, अगला वीडियो लेकर बहुत जल्द मिलेंगे। और क्या बोलूँ तू यार, याद नहीं आता डायलॉग वायलॉग मारना, ठीक है। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।